हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अ न्यू सेशन। हमने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th खत्म कर ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी विद बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, छोटा चैप्टर था तो हमने पहले उसको खत्म कर दिया। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आपको नोट्स पर लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, चैप्टर शुरू करने से पहले तुम्हें चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, यानी कि आपके एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, सॉरी, एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। ठीक, क्या होते हैं बच्चा? जब भी किसी एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन लगता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन चारों में से कोई एक हेलोजन लगता है किसी एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। जब किसी एराइल, एराइल माने रिंग के साथ, ठीक है, एराइल का मतलब क्या था? रिंग था। तो जब रिंग के साथ, रिंग कंपाउंड बेंजीन के साथ आपका कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी लगता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन देखो, तीन टाइप के होते हैं: प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कैसे पता चलता है? यहाँ सीख लो। एल्कोहल फिनोल्स में जाओगे, अमीन्स में जाओगे, वहां पर तुम्हें अपने आप ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने आ जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर सीख लो अच्छे से। देखो, हेलाइड, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, इससे हमें पता चलता है कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। मान लीजिए प्राइमरी का केस देखो, यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है वो फर्दर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। ठीक है, फिर कह लो कि एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। सेकेंडरी में हेलोजन वाला जो कार्बन है उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी। और टर्शियरी के केस में कार्बन के साथ तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, तो ये टर्शियरी हो जाएगा। सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये तीन हमने पढ़े। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर बच्चा अगली कैटेगरीज आती हैं आपकी अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड इज वेरी सिंपल। कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा है उसका आगे वाला कार्बन एक डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, क्या मतलब समझे? देखो मैं जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जरा फोकस करना भाई, इतने हिस्से में। यहाँ पर एक चीज में नोटिस करो, जो आपका हेलोजन वाला कार्बन है उसके आगे वाला कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक है? उसके आगे वाला कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, जहां पर हेलोजन वाले कार्बन का अगला कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा। ठीक, दूसरा आता है बच्चा बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? देखो, बेंजाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इन दोनों में ना जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मेरी एक बात को बहुत क्लियरली समझना। जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली आपका हेलोजन अटैच हो, ठीक है, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली आपका हेलोजन अटैच हो, तब वो क्या होता है? तब वो होता है एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड। लेकिन जब बेंजीन के और आपके हेलोजन के बीच में एक कोई कार्बन आ गया, ठीक है, कोई कार्बन एटम आ गया, एक दो तीन ऐसे करके आ गए, तो वो क्या आ जाएगा? एक कार्बन एटम आने पे वो क्या बन जाएगा? बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइल और एराइल में फर्क समझ आया? एराइल में क्या था? वो सीधा अटैच था। ठीक है, हेलोजन जो था वो सीधा अटैच था किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। पर बेंजाइल में क्या हो जाता है? बीच में एक कार्बन एटम आ जाता है। ठीक है, बीच में एक कार्बन एटम आ जाता है, इसलिए ये बेंजाइल बन जाता है। हेराइल समझा दिया। विनाइल पे आते हैं। विनाइल जो है वो एलाइलिक का उल्टा है। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड जो होता है वो एलाइलिक का उल्टा होता है। एलाइल में क्या हुआ था? जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ था वो कार्बन का अगला कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता था, है ना? विनाइल में ऐसा नहीं होता। विनाइल में क्या होता है? जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो अपने आप में ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। देखो जैसे यहाँ पर हेलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, हेलोजन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये कैसा है? एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। उसके केस में क्या होता था? एलाइलिक के केस में अगला कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता था। ठीक है, चलिए, ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो अब बच्चा हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखो, हम एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे यूजिंग दीज 6 मेथड्स। ठीक है, ये 6 मेथड्स का यूज करेंगे हम, जिसमें सबसे पहला आता है HX।
ठीक है। HX क्या है, HCl, HBr, ठीक है, इनको ZnCl2 के प्रेजेंस में रखेंगे तो OH की जगह पे हेलोजन लग जाता है, ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाता है। सेकेंड तरीका होता है बच्चा आपका रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। अब देखो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आप Cl2 को कर सकते हो, Br2 को कर सकते हो, ठीक है, यानी कि क्लोरीन का एडिशन हो सकता है यहाँ पे, ब्रोमीन का एडिशन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके रिएक्शन में क्या होता है, एक का रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो है और एक जो है उनमें से वो एक्सट्रीमली फास्ट विग्रस रिएक्शन करता है, ठीक है, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जो फ्लोरीन होता है उसका प्रोसेस बड़ा ही विग्रस होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि आयोडीन तो बहुत ही स्लो काम करता है इस केस में, ठीक है। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आप उसका मॉलिक्यूल ऐड कराओगे, ठीक है, क्लोरीन डालना है आपको, एल्काइल हैलाइड में क्लोरीन चाहिए तो आप Cl2 डालो, नहीं तो Br2 डालो, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, RCl या RBr। फिर आता है बच्चा तीसरा तरीका, दैट इज PCl5, ठीक है, PCl5 बड़ी मस्त चीज होती है, ठीक है। PCl5 में क्या होता है, दो रिएक्शन बताऊंगा, सॉरी तीन रिएक्शन बताऊंगा, PCl5, PCl3, SOCl2, ठीक है। तो PCl5 की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, दैट इज आपका RCl बनेगा, ठीक है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स इसके आपको बाय हार्ट याद रख लो, एक बनेगा POCl3 और साथ में निकल जाएगा HCl, ठीक है, POCl3 प्लस HCl, ये किसके केस में, आपके PCl5 के केस में। फिर आता है बच्चा SOCl2, ये रिएक्शन ना pyridine की प्रेजेंस में होती है, याद रखना हमेशा, ये रिएक्शन जो SOCl2 है इसे हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड जो होता है वो क्या है, pyridine की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेगा, एल्काइल हैलाइड बना देगा, ठीक है, क्या बना दिया इसने, आपका एल्काइल क्लोराइड बना दिया। उसके साथ इसमें ना जो चीजें निकलती हैं वो है SO2 और HCl। SO2 जो निकलता है और HCl जो निकलता है, ये चीज ध्यान से समझना, इसमें से SO2 इवेपोरेट हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद HCl भी चला जाता है। तो टेक्निकली इफ आई से, क्या ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड नहीं मुझे देगा, देगा ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मुझे, इसीलिए इसको ना बेस्ट मेथड कंसीडर करती है, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि दिस इज द बेस्ट मेथड। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, SO2 इवेपोरेट हो गया, HCl को pyridine ने हटा दिया, बचा क्या, RCl, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ RCl आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ RCl। उसके बाद अगला तरीका होता है बच्चा आपका NaBr H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी क्या होगा, NaBr है तो ब्रोमीन जो है वो क्या करेगा, OH के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, RBr बन गया, साथ में NaHSO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट इन केस कभी कभार किस्मत खराब होती है तो करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने बोली थी, तीन बताई थी ना, PCl5, SOCl2 और PCl3। अब PCl3 करते हैं। PCl3 के लिए क्या होता है बच्चा, PCl3 में ये रिएक्शन होती है, आपको 3 यूनिट लेने होते हैं अल्कोहल के, जिसको आप PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर आपको कितने अल्कोहल मिल रहे हैं, आपने 3 यूनिट ऑफ अल्कोहल लिया है ना, 3 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल लिया। सो इन दैट केस क्या होगा, ये जो आपने 3 यूनिट ऑफ अल्कोहल लिया है इसमें 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, है ना, 3 R आ रहे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप होंगे। ये 3 अल्काइल ग्रुप PCl3 के 3 क्लोरीन को अपने साथ ले जाएंगे और क्या बना देंगे, 3 यूनिट ऑफ RCl, ठीक है, 3 यूनिट्स बना देंगे RCl की। इतनी बात क्लियर। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, ठीक है, दैट इज योर फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं लिखना, ठीक है, वो H3PO4 होता है, ये फॉस्फोरस एसिड है, ठीक। चलिए भाई, ओके देन अपनी नॉर्मल बातचीत पे आते हैं फिर से, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। उसके बाद अगला जो हम देखने वाले हैं दैट इज एल्कीन से कैसे बनता है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं एल्कीन से कैसे बनते हैं, ये बेसिकली होता है बाय द एडिशन ऑफ योर हेलोजन एसिड्स, ठीक है। हेलोजन एसिड्स का केस बताऊंगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें हेलोजन एसिड्स जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, इनको हेलोजन एसिड बोलते हैं। जब बच्चा इनकी ब्रेकिंग होती है, फॉर केस मान लीजिए मैंने HCl लिया, ठीक है, मैंने HCl लिया, जो HCl है वो कैसे ब्रेक करता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, माने एक उसमें पॉजिटिव एंटिटी होगी और एक उसकी नेगेटिव एंटिटी होगी। नेगेटिव एंटिटी सुनते ही आपके दिमाग में रूल आ गया होगा, सर मार्कोनिकॉव रूल है यहाँ पे,
मार्कोनिकॉफ है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिएक्शन कंडीशन क्या है। यही दो रूल होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा है, वो कहता है यार जो नेगेटिव पार्ट है ना वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म्स जो है इनके वो आप डिटेल में जाके पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ठीक है, हमने जब ग्रेजुएशन में गए थे हमने ग्रेजुएशन में ये चीज पढ़ी थी। चलो, तो यहाँ पर देखो एल्कीन से कैसे बन सकता है, हमने HX लिया, HX इज एनीथिंग, ठीक है, आपका मान लो HBr HCl कुछ भी, ठीक है। तो हमने HX लिया, यहाँ पर क्या है, अब देखो कोई रिएजेंट नहीं था इसलिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। ठीक है, हमारे पास कैटलिस्ट की कंडीशन में हमने कुछ नहीं रखा था इसलिए हमने यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट, अब देखो HX है, ब्रेक होगा तो इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, हेलोजन, है ना। तो हेलोजन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कहा जाना चाहिए, कम हाइड्रोजन वाले पे सेंटर वाला कार्बन एटम जो होगा ये वाला, ठीक है, इस पे जाना चाहिए ना, तो उसी पे गया। और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किस पे चला गया, डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका RCH बॉन्ड X और साथ में CH3। ठीक है, ये तो ठहरी बात बच्चा जब हमारे पास या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन हो या तो कोई एज अ कैटलिस्ट ना दिया हो वहां पे। ठीक है, किसी की प्रेजेंस में ना हो, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हो या तो किसी की प्रेजेंस में ना हो, तो उस केस में क्या होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल शो करता है। पर बच्चा एक बात याद रखना हमेशा, अगर ये रिएक्शन हो रही है परऑक्साइड, किसी भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, कोई सी भी, अगर ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है बच्चा तो वहां लग जाएगा आपका फटाफट से चुटकी बजा के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो, ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है डबल बॉन्ड में, इस वाले के पास, है ना। तो यहाँ पर जाएगा आपका हेलोजन, देखो हेलोजन यहाँ पर हमने भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा हेलोजन भेज दिया और हाइड्रोजन कहाँ लगा, दूसरे वाले कार्बन एटम पे। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे। चलिए भाई, ओके, उसके बाद यहाँ पर ना जो एक मैं आपको टेस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपको विसिनल बनाने हैं, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड बनाने हैं, देखो डाइहैलाइड ना दो तरीके के होते हैं बच्चा, एक होता है विसिनल डाइहैलाइड और एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जब मान लीजिए आपके पास दो कार्बन है, ठीक है, ये दो कार्बन है, आपके पास मैंने बोला डाइहैलाइड है यानी कि हेलोजेंस भी दो होंगे। अगर मान लीजिए दोनों हेलोजेंस इसी कार्बन पे लगे हैं तो वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कंजिकेटिव कार्बन एटम्स पर लगे हैं, कंजिकेटिव माने आजू बाजू वाले एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, एक हेलोजन इस पे एक हेलोजन इस पे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। तो अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड बनाने होते हैं उसके लिए तरीका क्या होता है, उसके लिए बच्चा तरीका होता है आपका कि एल्कीन उठाया, ठीक है, आपने एल्कीन उठाया डबल बॉन्ड वाला बढ़िया सा, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ठीक है, Br डाल दिया। अब जो ब्रोमीन होता है इसका कलर एक्चुअल क्या होता है, इसका कलर एक्चुअल में होता है रेडिश ब्राउन टाइप सा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब ये रिएक्शन CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, दोनों है कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा, बीच का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये चीज होगी। सर आप ये क्यों बता रहे हो, बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन का मतलब समझते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना। ये रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सिर्फ वही शो कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ब्रोमीन का जो ओरिजिनल कलर होता था किसी टाइम पे, ठीक है, जो ब्रोमीन का रिएक्शन शुरू करने से पहले जो कलर होता था दैट वाज रेडिश ब्राउन, है ना। रिएक्शन खत्म होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो कलरलेस होगा। तो मतलब अगर ब्रोमीन ने अपना कलर डिस्चार्ज कर दिया, ब्रोमीन ने अपना कलर छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि यार इस कंपाउंड के अंदर क्या है, अनसैचुरेशन थी। ठीक है, डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड था वट, ठीक है, अनसैचुरेशन थी।
तो अगर आपके सामने मैं एक रैंडम कंपाउंड रखूं, बोलूं कि यार बताओ ये अनसैचुरेटेड है या नहीं, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर देना, ठीक है। उसके अंदर ब्रोमीन डालना और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। चलो भाई, उसके बाद बच्चा अगली चीज आपकी आती है, दैट इज हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन से बन सकता है। अब मैं एल्केन का यूज करके, ठीक है, अब मैं एल्केन का यूज करके क्या करूंगा, मेरा एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा। कैसे? हेलोजिनेशन इज अ वेरी बेसिक प्रोसेस, आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म वगैरह कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, वन शॉट है ये। तो यहाँ पर देखिए आपका CH4 है, ठीक है, CH4 इज मीथेन। इसके अंदर आपने Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, HNu की प्रेजेंस में किया। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को ले गया, अपने साथ HCl बना दिया और उसकी जगह पे यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया, तो ये बन गया CH3Cl, ठीक है। दिस इज योर क्लोरोमीथेन। अब हमने क्लोरोमीथेन को उठाया, सेम प्रोसीजर किया इसके साथ, एक और हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो ये क्या बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन बन गया। फिर उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन के साथ भी सेम प्रक्रिया की हमने, ठीक है, Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट, तो क्या बन गया आपके पास, इस बार क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म के साथ भी सेम चीज किया, तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। माने सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे क्लोरीन के साथ जाके HCl बना देगा, ठीक है। तो इसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो HCl बनता है। उसके बाद भाई जैसा मैंने आपको बताया, हेलोजिनेशन जो होती है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हेलोजिनेशन जो होती है ना, वो क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में अच्छी होती है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन अच्छे से शो कर सकते हैं, पर फ्लोरीन एंड आयोडीन नहीं। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो, फ्लोरीन के साथ जो है रिएक्शन जो है वो क्या होती है, बहुत ही एक्सट्रीमली विग्रस होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कंडीशन जो कि हम लैब्स के अंदर ट्रीट नहीं कर सकते, क्या उसके लिए हमें एक क्या कि बहुत स्पेशलाइज्ड अपरेटस चाहिए, ठीक। तो वो कंडीशन जो है वो लैब्स के अंदर मीट नहीं हो सकती जनरली। तो फ्लोरीन और आयोडीन का जो केस होता है, उसके केस में सर क्या होगा? फ्लोरीन के केस में तो आपने बता दिया कि विग्रस है, ठीक है, रिएक्शन नहीं कर सकते। आयोडीन में क्या ऐसा इशू है? आयोडीन के अंदर इशू है कि आयोडीन के अंदर रिएक्शन जो होती है वो घूम जाती है, ठीक है, रिवर्सिबल हो जाती है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उसको इरिवर्सिबल बाद में बनाना पड़ता है, वो खैर हम बाद की बात करेंगे। तो मैंने बताया फ्लोरीन और आयोडीन नहीं शो कर सकते हेलोजिनेशन। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला हमने? इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि पहले हेलोजन कोई दूसरा लगा दो, बाद में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, पहले हेलोजन दूसरा डाला, बाद में कन्वर्ट कर दो, एक्सचेंज कर दो। तो अब हम देखने वाले हैं दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बच्चा, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर आपको NaI डालना है, ठीक है, NaI डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, कंडीशन ड्राई रखनी है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन ड्राई होना चाहिए, आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ड्राई एसीटोन डाला, क्या बन गया, Ri और साथ में NaX। ओके, क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे हेलोजन को आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो किसी क्लोरीन या ब्रोमीन नाम के हेलोजन को आयोडीन के साथ एक्सचेंज करने के लिए कौन सा रिएक्शन लगता है सर? फिंकलस्टीन रिएक्शन लगता है। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद हमारी अगली आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है? स्वार्ट्स रिएक्शन होती है आपकी, आपने एल्काइल हैलाइड अपना उठाया, एल्काइल हैलाइड के अंदर कोई हैवी मेटल फ्लोराइड डाल दी, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने सिल्वर उठाया है, ठीक है, हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल फ्लोराइड उठाई, ठीक है, AgF उठाया। यहाँ से क्या होगा, इस हेलोजन के साथ फ्लोरीन है, हाँ जी भाई हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, बीच में हेडसेट ऑफ हो गए, ठीक है। चलो भाई, स्वार्ट्स रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर आपको एक हैवी मेटल फ्लोराइड लेना होता है, ठीक है। जो हैवी मेटल फ्लोराइड आपने लिया है, इस केस में हम यूज करते हैं AgF, ठीक है, दैट इज सिल्वर फ्लोराइड। Ag जो है सिल्वर, वो हेलोजन को लेके निकल जाएगा और हेलोजन की जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका RF बना देगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हमने हेलो एल्केन्स का प्रेपरेशन पढ़ा, हेलो एरीन्स का प्रेपरेशन पढ़ेंगे। देखिए, बेंजीन रिंग है, उसके अंदर आपको क्लोरीन ब्रोमीन कोई मॉलिक्यूल डालना है, हेलोजन का जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं। FeX3 की प्रेजेंस में मान लीजिए आपने Cl2 डाला है, तो आपको FeCl3 डालना होगा। अगर आपने Br डाला है, ठीक है, Br2 डाला है, तो आपको FeBr3 डालना होगा, ठीक है।
अगेन ये रिएक्शन जो होते हैं ये प्रोमिनेंटली जो प्रीडोमिनेटली काम करती है ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए काम करती है, ठीक है। डार्क कंडीशन में बच्चा ये रिएक्शन होगी, ठीक है, डार्क कंडीशन में रिएक्शन होगी। इसका भी बहुत अच्छा रीजन है कि अगर ये रिएक्शन लाइट कंडीशन में हुई तो आप जानते हैं कि X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या करता है, ये साइड चेन हेलोजिनेशन कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, अभी हमारा हेलो एरीन बनाना है, तो इसे डार्क कंडीशन में हम करेंगे ताकि बेंजीन के साथ सीधा हमारा हेलोजन जुड़ सके। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, बेंजीन के साथ क्या हो सके, सीधा हमारा हेलोजन जुड़ सके। उसके बाद भी दूसरी चीज आती है डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से हम हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये सब बना सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली क्या करना है, CuCl को करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और आपका निकल जाएगा N2, ठीक है। CuPr इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो ब्रोमोबेंजीन बना देगा, N2 बाहर चला जाएगा, और CuCN डालोगे तो आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा और साथ में N2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, देखो ये जो चीज होती है ये आपके सामने जो है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर N2Cl वाला पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोला जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें N2Cl है, तो इसे डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। इसका नाम कैसे पड़ा बच्चा, डाइएजो, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन, ठीक है, और ईएम का मतलब होता है कि ये एक सॉल्ट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो ये N2 पॉजिटिव वाला पार्ट होता है और Cl जो है वो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो दिस बिकम्स डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइएजोनियम बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक। चलिए उसके बाद भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मोलर मास कंपाउंड का ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज कि वो कितनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन ब्रांचिंग के साथ होता है, जितनी ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। भाई ब्रांचिंग के साथ क्या लेना देना है, ब्रांचिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है। देखो जब ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांचिंग से आपको इतना जानते हो, अगर मॉलिक्यूल में स्ट्रेट चेन इतनी बन रही है तो ब्रांचिंग में आता है तो उसका सरफेस एरिया घट जाएगा, ठीक है। ब्रांचेस बनती जा रही है ना, तो सरफेस एरिया उतने कार्बन का ही घट जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। सो ब्रांचिंग जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं, अगेन हमारे पास क्या निकल आता है, आर आई सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, आर बी आर सबसे उससे कम, ठीक है, आर सी एल उससे कम और आर एफ सबसे कम। यहां पर भी बच्चा साइज का खेल है। आयोडीन का साइज बताया मैंने बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। बड़े साइज की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। जैसे जैसे साइज कम होता रहेगा, ठीक है, हेलोजन का साइज कम होता रहेगा, वैसे वैसे वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस भी क्या होंगी, कम होती रहेंगी। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन कम हुई तो साइज के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज कम हो रहा है वैसे वैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम होता जा रहा है, ठीक। उसके बाद भाई देखो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑलवेज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ठीक है। जो आपके तीन टाइप के देखो होते हैं, तीन कंपाउंड बनते हैं, एक ऑर्थो, पैरा और मेटा, ठीक है, जो हेलोजन लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ बात कर रहा हूं मैं, वो लग सकते हैं आपके कंपाउंड या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे या तो मेटा पे, ठीक है। इसमें से जो पैरा पोजीशन होती है उसके केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि पैरा इज द मोस्ट सिमेट्रिकल। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हेलोजन लगा है और इसके नीचे इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो सभी चीजें एक लाइन में है, एक लाइन में है। तो जब इसको लेटिस में हम रखेंगे, ठीक है, जब इस बेंजीन रिंग वाला ये जो पूरा कंपाउंड बना है आपका, ठीक है, जब इस कंपाउंड को इसके लेटिस में रखा जाएगा, इसके जैसे और भी जहां पर होंगे साथ में, वहां पर इसका सिमेट्री क्या होगा, बेटर होगा। ऑर्थो के केस में सिमेट्री जो है वो कम रहती है, मेटा के केस में भी कम रहती है, लेकिन पैरा के केस में सिमेट्री एकदम बराबर। क्यों, क्योंकि सभी एक लाइन में आ जाते हैं।
चलिए भाई, तो सिमेट्री के बेसिस की वजह से हम क्या बोलते हैं कि पैरा आइसोमर जो है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑब्वियसली जिसका बच्चा स्टेबिलिटी ज्यादा, सिमेट्री ज्यादा, ठीक है, वो क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला रहेगा। ठीक है भाई। उसके बाद डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कार्बन नंबर। देखो वही बात आ गई कि आपका जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है तो कंपाउंड का मास भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, और डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि जब कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्निकली मास भी बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है वो भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। ठीक है, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर होते हैं जरूर। ठीक है, पोलर कैसे होते हैं, देखो कार्बन है, हेलोजन है, एनसीईआरटी का पहला टॉपिक ही है ये इस चैप्टर में, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, कार्बन है, हेलोजन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना वो कैसा है, वो आपका पोलर बॉन्ड है। ठीक है, इनको पोलर बोला जाता है इस बॉन्ड की नेचर को। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन के ऊपर हमें पता है पार्शियल नेगेटिव। पोल्स बन गए तो ये कैसी नेचर हो गई, पोलर नेचर हो गई। यानी कि हेलोएल्केन्स पोलर तो है, बट मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि वाटर के साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते। ठीक है, ये वाटर के साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, इसीलिए वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं, बट किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या रहते हैं, आपके सोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल और किसी अनदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। चलिए भाई, उसके बाद हमारी नेक्स्ट बातें आती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन इज योर बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपके पास ऐसा अगर कोई कंपाउंड हो तो एक कार्बन से हेलोजन निकाल दो, उसके अगले कंसेक्यूटिव यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम से अगले से हाइड्रोजन निकाल दो। तो एक से हाइड्रोजन निकाला, उसके अगले से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या बन गया आपके पास, इथेन बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, प्लस KCl निकल जाएगा और साथ में निकल गया आपके पास वाटर। ठीक, चलिए उसके बाद यहां पर आपकी अगली चीज आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो भाई बहुत सिंपल चीज है, जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पर स्टिल एक आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता ही बनाता है। ठीक है, दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो, वो आप आगे वाले चैप्टर्स में भी देखोगे। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम हमारे एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है उसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे क्या बनता है, उससे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनता है। आपने क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, RMgX। तो देखो हमने RX लिया, इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने पे क्या हुआ, ड्राई ईथर बन गया। ठीक है, ड्राई सॉरी साथ रिएक्ट कराने पे ड्राई ईथर कंडीशन में हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना दिया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना दिया। मेरे को इसी बात का डर है फिर से ऑडियो बंद ना हो जाए। ठीक है, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। अब भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कहाँ कहाँ हम करेंगे, ये चीज आपको मिलेगी एल्डिहाइड कीटोन्स में। वहां पर हम जो है कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ के वहां पर इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। 11th क्लास वाले रिएक्शंस याद करो, प्रोटॉन निकलता था। ठीक है, फिर क्या करते थे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते थे, लास्ट में पानी करते थे, पानी का यूज करते थे और हमारे पास हमारा हाइड्रोकार्बन आ जाता था। ठीक है, वही सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। फिर आता है भाई हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगेन अ वेरी बेसिक रिएक्शन जो कि आप पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप मेटालिक सोडियम लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं एल्काइल हैलाइड का, जिससे क्या होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका जो कंपाउंड है वो डबल कार्बन वाला हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने 2 यूनिट ली थी एल्काइल हैलाइड की, तो टेक्निकली अगर मैं मेंशन करूं एग्जैक्टली तो इतना पोर्शन। ठीक है, ये जो आपको 2Na के साथ 2 हेलोजन है ये निकलते हुए दिखेंगे और जो दोनों R बचे हैं वो बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 R ग्रुप साथ आ गए और 2NaX निकल गया। ठीक है, यानी 2 ही Na। ठीक है, 2Na 2 हेलोजन्स को लेके निकल गए। ठीक है, तो 2 यूनिट NaX बनेगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, बाद में 2 एल्काइल ग्रुप साथ में जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद भी अगली आती है आपकी फिटिक रिएक्शन।
ठीक है। फिटिक रिएक्शन ये भी बड़ी मस्त चीज है, ठीक है। ये एक लौती रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल्स, ठीक है। आपके सिलेबस में आपको बाइफिनाइल का एक भी क्वेश्चन आ गया ना पेपर के अंदर, ऐसे झट से सोच के बता देना, ठीक है। सोचने में टाइम ही नहीं लगाना, ठीक है। झट से आंसर देना यार फिटिक रिएक्शन हुई यहाँ पे। फिटिक रिएक्शन क्या होती है? ये वुड्स रिएक्शन जैसी ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, उसमें हम एल्काइल हैलाइड लेते थे, इसमें हम एराइल हैलाइड का यूज करेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम दोनों की साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने यूज किया था हमारे एल्काइल हैलाइड का, इसमें यूज करेंगे हम एराइल हैलाइड का। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई, देखो इतना पोर्शन लेके 2NaX निकल गया, ठीक है। और बचा क्या? दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गई, ड्राई ईथर की कंडीशन में ही होगा ये, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा और ये क्या बना देगी? बाइफिनाइल बना देगी। चलिए भाई, तीसरी आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या लेते थे हम? एल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में हम क्या लेते थे? एराइल हैलाइड, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? वही मेटालिक सोडियम 2Na डालेंगे, ठीक है। 2Na डाल दिया हमने, सोडियम डाल दिया, तो उससे क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये हेलोजन फिर से निकल जाएगा, ठीक है। 2NaX निकल गया। पर इस बार क्या हुआ? इस बार बेंजीन के ऊपर, ठीक है, एराइल रिंग के ऊपर आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है। सो हम इसको बोलते हैं कलेक्टिवली एल्काइल बेंजीन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास आता है दैट इज टोलुइन, ठीक है। क्या एग्जांपल होता है इसका? टोलुइन होता है। चलिए भाई, उसके बाद टोलुइन हो गया, सटायरिन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत खास प्रॉपर्टी हेलो एरीन्स की। भाई मेरी एक बात को ध्यान से समझना, जो हेलो एरीन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में नहीं जाते, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो उनमें जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो उसकी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास होती है दैट इज कि ये रेजोनेंस में रहते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो सबसे पहले तुम, कि न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कार्बन हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, हेलोजन को उठा के ले गया, ठीक है। ये चीज होती है, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेक किया और हेलोजन को उठा के उसकी जगह पे खुद लग गया। बट पॉइंट इज के हेलो एरीन्स जो होते हैं उनके अंदर ये बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसकी एक एक्सप्लेनेशन है रेजोनेंस। देखो क्या होता है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है दे एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहां पर देखो एक चीज, मैं जूम करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो देखो, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में तुम्हें ये चीज दिख रही होगी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। कार्बन, ये वाला जो सबसे टॉप वाला टिप वाला कार्बन है बेंजीन रिंग का जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर हमने रेजोनेंस चलानी शुरू की, बॉन्ड्स को घुमाया, चार्जेस को घुमाया। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, थ्रू आउट द रेजोनेंस आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, जो इनिशियल या जहां से आपने स्टार्ट किया उसको छोड़ के, और जो फाइनल जो आपने स्टार्ट किया उसको छोड़ के, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ के बीच वाली ये तीन स्टेजेस देखो, ये तीन, ठीक है, इन तीन स्टेजेस को देखो। यहां पर तुम्हें दिखेगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। बट ये थ्रू आउट द, कह लो कि थ्रू आउट द कंपाउंड नहीं रहता, ठीक है, बीच में सिंगल भी हो जाता है, इसलिए इसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है या डबल बॉन्ड? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो जल्दी इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इतना दम न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा सकता, ठीक है। सो इसलिए हेलो एरीन्स जो होते हैं, हमेशा याद रखना, हेलो एरीन्स दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करते हैं। फिर सर कौन सी करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक। चलो भाई, आ जाते हैं अब हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे यहां पर आपको समझ आएगा कि मैं उधर क्या बातें कर रहा था। देखो भाई, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एक एल्काइल हैलाइड। मैंने आपको बताया कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा? पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन के ऊपर कौन सा? पार्शियल नेगेटिव।
जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसे मैं NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड ये न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा इस हेलोजन पे, ठीक है, जो पार्शियल नेगेटिव वाला हेलोजन है, ये इस पे अटैक करेगा और इसको रिमूव करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, इसकी जगह पे आके खुद लग जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आया, उसने किसी दूसरे की जगह पे खुद को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल लग गया, जो भी था OH CN कुछ भी, ठीक है, वो बाद में एग्जांपल्स हम देखेंगे, और साथ में X नेगेटिव जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा भाई, दो तरीके की होती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी SN1, दूसरी होती है SN2, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दो टाइप के आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। इनमें जो मैं शुरू करूंगा वो SN2 से करूंगा, ठीक है, मैं हमेशा ये करता हूं, SN2 से पहले शुरू करता हूं, ठीक है। तो SN2 से शुरू करते हैं, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में हमने एक टर्म पढ़ी थी मॉलिक्यूलैरिटी, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म पढ़ी थी मॉलिक्यूलैरिटी। तो मुझे बताओ SN2 के लिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी। SN2 के लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी वो होगी 2, क्योंकि दिस इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास दो कह लो कि मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 होगी, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2, और SN1 के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 1। होता क्या है इसमें, एक बहुत सिंपल सिनेरियो है, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इस वाले में देखो, सबसे पहले तो अपना एल्काइल हैलाइड देखते हैं, ठीक है, बाकी की तो बाद में है। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, हमारे पास हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर जो हेलोजन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पार्शियल नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव है, ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद ये नेगेटिव बनेगा। कार्बन के ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचना है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, कार्बन तक पहुंचना है। बट द पॉइंट इज, यार अगर हेलोजन भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन नहीं करेंगे, करेंगे ना। मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल आगे से बहुत बहादुर बन के आगे से अटैक करे, या तो वो चोरों की तरह जाके पीछे से अटैक करे, ठीक है, जैसे कायर करते हैं, ठीक है, पीछे से हमला करे। दो केस बनते हैं, पहले केस में रिपल्शन होगी, इसलिए पहला केस पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म के केस में हमेशा अटैक जो होता है वो कैसे होता है, पीछे से होता है, ठीक है, जो अटैक होगा वो पीछे वाली साइड से होगा। देखो OH जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव, वो आगे से गया तो रिपल्शन हो गई, लेकिन जब वो पीछे से गया अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो उसका अटैक सक्सेसफुल हो गया। पर किस कंडीशन पे, कंडीशन ये थी कि जो आपका प्रोडक्ट बना है उसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आपके रिएक्टेंट से उल्टा है, ठीक है। ऑब्जर्व करके देखो ध्यान से, हेलोजन जो है कार्बन की रिएक्टेंट में देखते हैं, हेलोजन जो है वो कार्बन की राइट साइड पे था, पर OH कहां लगा, कार्बन की लेफ्ट साइड पे। यानी कि जब आपका बैक साइड अटैक की वजह से, ठीक है, बैक साइड से अटैक होने की वजह से कन्फिग्रेशन बदल जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। फिनोमिना का पूरा जो नाम होता है दैट इज वॉल्डन्स इन्वर्जन, या वॉल्डन्स इन्वर्जन बोलते हैं हम इसे। तो यहां पर क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, कन्फिग्रेशन बदल गया, इन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। इसमें भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है प्राइमरी, इसमें सबसे ज्यादा जाएंगे। चलो भाई, पता नहीं किस घड़ी में लेक्चर शुरू कर लिया, दूसरी बार रुक गया, ठीक है। चलो, तो जी बात हम कर रहे थे हमारे SN1 मैकेनिज्म के बारे में, नोट्स पे चलते हैं, ठीक, सॉरी SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात चल रही थी हमारी। मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर समझा रहा था भाई, एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप अगर किसी भीड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जहां पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि आपके लिए वहां तक पहुंचना उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर क्या हो, वहां पर कोई भीड़ भाड़ हो ही ना, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट से जिस जगह पर आप जाना चाहते हो फटाफट चले जाओ। तो यहाँ पर बात क्या है, बात कहने का यह मतलब है, अगर अटैक
कार्बन के ऊपर बैक साइड से हो रहा है, तो डिपेंड करेगा कि ये जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाले, ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, इनके ऊपर कौन से ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है। अगर तो वो बल्की ग्रुप्स हैं, ठीक है, बल्की ग्रुप माने एल्काइल ग्रुप, ठीक है, अगर तो वो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, उतना ही ज़्यादा अटैक करना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ गई। इस भीड़ भाड़ को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है बच्चा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन एटम मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, प्राइमरी का, ठीक है। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम लीस्ट टर्शरी, ठीक है, क्योंकि टर्शरी के केस में 3 एल्काइल ग्रुप हैं, जबकि सेकेंडरी के केस में सिर्फ 2, और प्राइमरी के केस में बेचारा सिर्फ 1 एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो समझ रहे हो, बल्कीनेस बढ़ी मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया, ठीक। ये स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू सिर्फ SN2 में पड़ता है, SN1 में बिल्कुल नहीं। समझाता हूं कैसे, जब टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। इसमें और क्या चीज होती है, जैसे मैंने बताया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, और इसके लिए बच्चा हम जो कंडीशन यूज करते हैं दैट इज एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराई जाती है। याद रखियो, SN2 मैकेनिज्म जो होता है इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल एसीटोन हो गया, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराया जाता है। फिर बात आती है भाई हमारी SN1 मैकेनिज्म की, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी भाई, 1 होगी। चलो भाई, अब मैंने आपको बोला इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इशू नहीं है भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें। इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पर हैलोजन पहले एक स्टेप में अलग से रिमूव हो जाता है, यानी कि जैसे SN2 सिंगल स्टेप में हो रहा था, यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं, जिसमें स्टेप 1 है आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। इसमें क्या होगा, आपका हैलोजन पहले ही अलग हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, हैलोजन जो है वो पहले ही अलग हो जाएगा। यहाँ पर कार्बोकटायन बन गया, इस कार्बोकटायन की ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। कार्बोकटायन के बनने का प्रोसेस जहां पर स्टेप 1 है वो एक स्लो स्टेप है, इसीलिए वो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक। अब कार्बोकटायन बन गया तो कार्बोकटायन के ऊपर अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप है, वहां पर एक चीज समझो, अब रिपल्शन के लिए हमारे पास हैलोजन नहीं है, ठीक है, रिपल्शन के लिए अब हमारे पास हैलोजन नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि चाहे अटैक आगे से हो चाहे अटैक पीछे से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आगे से भी अटैक पॉसिबल है और पीछे से भी अटैक पॉसिबल है, यानी कि यहां पर हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक तो जो आगे से अटैक करके बनेगा उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन की पहचान क्या होती है, देखो रिएक्टेंट में ब्रोमीन किधर है, कार्बन की राइट साइड पर है, तो यहाँ पर OH भी कहाँ है, राइट साइड पर है, ठीक है। तो जब सेम ज्योमेट्री हो, नॉट ज्योमेट्री, ठीक है, जब सेम कन्फिग्रेशन हो, इन्वर्ट ना हुआ हो, तो वो क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमारी इन्वर्जन, वो तो आप जानते हैं, पीछे से अगर अटैक हुआ तो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, ठीक है। अब भाई जिस केस के अंदर आपका रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों एक साथ बन जाते हैं, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हुई आपके पास, SN1 में रेसमाइजेशन होती है। देखो बहुत सिंपल सी चीज थी, यहाँ पर देखो पहले ही हैलोजन हट गया तो रिपल्शन का तो चक्कर ही खत्म हो गया, यानी कि अटैक आगे से भी हो जाए अटैक पीछे से भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, चलो पॉइंट्स देखते हैं इसके। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं जिसे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो आखिरी पॉइंट देखो, रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। इसके लिए हम एक वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, यहाँ पर हमारे पास ना एक पॉइंट मिस हो गया SN2 में, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था। SN2 के अंदर जो SN2 अटैक है वो हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करता है, ठीक है, हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा जो ये अटैक करेगा। लेकिन SN1 के केस में हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल्स चलते हैं, ठीक। उसके अलावा वहां पर हमने क्या किया था, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किया था, यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहेगा, यहाँ पर टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, सबसे जल्दी टर्शरी रिएक्शन शो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन।
अब कार्बोकैटायन जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दैट विल फॉर्म प्रोडक्ट मोर इजीली, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा और ज्यादा इजीली प्रोडक्ट बना लेगा। इसलिए टर्शियरी इस केस में सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन शो करता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे। फिर भाई स्पेशल केसेस आते हैं आपके पास। मैं आपके सामने दो स्पेशल केस रखूंगा, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ही हैं वो भी, ठीक है। उसमें एक मैं साइनाइड के साथ करूंगा और एक मैं आपको NO2 वाला केस दूंगा। पहले हम साइनाइड के साथ देखते हैं। अच्छा, इतनी चीज तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। हेलोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो CN होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक चीज समझना कि हुआ क्या, हमने RCN बनाया कैसे? हेलोजन की जगह पे CN को सब्सटीट्यूट कर दिया। बट एक केस है, अगर तो मैं KCN की फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल को लेकर आऊंगा, ठीक है, KCN के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो मेरा प्रोडक्ट RCN बनेगा, ठीक है, यानी कि साइनाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। पर अगर मैं बोलूं कि मैं AgCN लेकर आऊं, तो मेरा प्रोडक्ट देखो आइसोसाइनाइड वाला बन रहा है। सर ये क्या जादू है? ये जादू है नेचर का। जो KCN होता है वो कैसा होता है? दैट इज प्रीडोमिनेटली आयनिक, वो आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए जो अटैक है वो किस वाली साइड से हो रहा है? वो अटैक आपका कार्बन वाली साइड से हो रहा है, ठीक, कार्बन वाली साइड से अटैक हो रहा है, तो बॉन्ड भी कार्बन के साथ ही बनेगा। ये तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है आपको कि भाई जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसी साइड से बॉन्ड बनता है। तो कार्बन नाइट्रोजन में से जब आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, KCN में जैसे आयोनिक कंपाउंड है, तो कार्बन जो है वो क्या करेगा? अटैक करेगा अपनी साइड से, तो बॉन्ड R और C के बीच में बनेगा। पर AgCN कैसा है? AgCN जो होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। तो कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से क्या होगा? अटैक नाइट्रोजन वाली साइड से होगा, ठीक है। तो अटैचमेंट किसके साथ होगी? एल्काइल ग्रुप की नाइट्रोजन के साथ होगी। तो हम देखते हैं कि KCN इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक, दैट मीन्स द अटैचमेंट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू दी कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम से अटैचमेंट लेगी। जो AgCN होता है वो कोवेलेंट होता है इन नेचर, सो नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड। यहाँ पर क्या था? कोवेलेंट नेचर का है, तो कोवेलेंट नेचर के चक्कर में नाइट्रोजन के पास डोनेटिंग स्पेस आ जाती है, ठीक है, डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से आइसोसाइनाइड बनता है। यही सेम केस बच्चा हमारे पास होता है जब हम ये KNO2 और AgNO2, कहाँ गया कर्सर, ये रहा ठीक है। देखो KNO2 और AgNO2, जब हम ये केस करते हैं तो भी सेम ही एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? कि आपका ये जो KNO2 है ये प्रीडोमिनेटली क्या है? आयोनिक है। तो आयोनिक होने की वजह से अटैक जो है वो कहां से होगा? ऑक्सीजन वाली साइड से होता है, ठीक है, अटैक जो है वो ऑक्सीजन वाली साइड से होगा। इसलिए ये बॉन्ड कैसे करेगा? ये R के साथ ONO बॉन्ड करेगा। इसे हम एल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप के ऊपर किसने अटैक किया? कहां से अटैक हुआ? ऑक्सीजन वाली साइड से, ठीक है। बट वहीं अगर मैं AgNO2 की बात करूं तो AgNO2 क्या है? AgNO2 आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। तो कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से अटैक नाइट्रोजन की साइड से होगा, नाइट्रोजन के साइड से अटैक होगा, तो एल्काइल ग्रुप के साथ कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो एल्केन्स बनाते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में कि KNO2 is predominantly ionic, allowing oxygen atom of nitrite ion to act as nucleophilic site, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग साइट कौन एक्ट करेगा? ऐसा आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो करेगा KNO2 के केस में। लेकिन AgNO2 के केस में AgNO2 इज मोर कोवेलेंट, जैसा मैंने बताया कि कोवेलेंट होता है। सो द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ नाइट्राइट आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक साइट, यानी कि नाइट्रोजन एटम एक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि AgNO2 क्या था? कोवेलेंट था, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद हमारा आज का और इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रहता है, ठीक है, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इतनी चीज तो मैंने आपको क्लियर की थी कि जो आपका ये होता है, आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं शो करते। तो सर वो शो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अच्छा, बात वैसे ये आती है कि वो न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं शो कर सकते थे। एक तो रीजन मैंने आपको बताया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, वो जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था। एक दूसरा रीजन बच्चा क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो है वो ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है, जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं भर भर के। न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही भरे हुए हैं।
वो बेचारा किसके लिए डिमांड कर रहा है? न्यूक्लियस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिच हैं एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, इसीलिए अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करवाते हैं इसके लिए, बेंजीन वगैरह के लिए। ठीक है, एराइल ग्रुप्स के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। सिर्फ इसमें क्या फायदा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है अपने पास। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज को रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन जल्दी होगा, पॉसिबल होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं एराइल हैलाइड्स का, किसके साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलो भाई, तो हैलोजेंस जो होते हैं दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट दे कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हेलो ग्रुप्स जो होते हैं ऑफ बेंजीन रिंग, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, देन आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन से ले रहा हो, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। अब क्लोरीन का आपको याद होगा, अभी पीछे ही हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे थोड़ी देर पहले, तो वहां पर आपने देखा होगा क्लोरीन से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ठीक है, क्लोरीन जो है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मतलब वो कैसा ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। तो उसके केस में प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, ऑर्थो पैरा पोजिशन आई होप कि आपको पता होंगी, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये देखो भाई, ये पोजीशन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन आपको दिख रही है सेकंड वाली, दिस इज मेटा पोजीशन। और ये जिस पोजीशन पे आपको यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ दिख रहा है, दिस इज पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन कोई भी मन में नहीं रखनी है। ठीक है, ऑर्थो पैरा और मेटा, ये तीन पोजीशन होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग दोनों बनेंगे। ठीक है, मेजर माइनर हम देखेंगे कौन सा होगा। सबसे पहला चीज हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दैट इज हेलोजिनेशन। कैसे होगी, X2, ठीक है, X2 डाला हमने, X2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो डालोगे FeX3 के साथ रिएक्ट करा, मतलब उसकी प्रेजेंस में डालना। जैसे आप मान लीजिए आपने क्लोरीन डाला Cl2, तो आप FeCl3 डालोगे। अगर आपने Br2 डाला है तो आप FeBr3 डालोगे। क्या आ जाएगा, वही हेलोजन आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ऐड हो जाएगा। तो एक पैरा पे प्रोडक्ट आ गया और एक हेलोजन आपका ऑर्थो पे आ गया। अब सवाल आता है सर के ऑर्थो और पैरा अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हो तो उनमें से एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। ये तो ऑर्गेनिक का बेसिक रूल है। ठीक है, कभी भी दो मेजर एक साथ नहीं होते, या तो मेजर होगा या तो माइनर होगा। तो यहाँ पर मेजर माइनर कौन है, हमेशा याद रखना भाई, पैरा वाला जो होता है, ठीक है, पैरा कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। अगेन रीजन इज द सेम कि पैरा कंपाउंड इज हैविंग मोर सिमेट्री कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो मेटा से ज्यादा सिमेट्री होती है ना, तो यहाँ पर भी वही रूल आएगा कि ऑर्थो से ज्यादा सिमेट्री है किसके पास, पैरा के पास। तो पैरा क्या हो जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कौन सा रिएक्शन हो गया सर, ये नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन में कौन ऐड होता है, NO2। तो एक बार पैरा पे NO2 आ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा। मेजर कौन सा होगा सर, पैरा वाला होगा। ठीक है, तीसरी रिएक्शन इज कंसंट्रेटेड H2SO4। जब अकेला कंसंट्रेटेड H2SO4 हो तो कौन सी होती है, सल्फोनेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या बनता था आपका, सल्फोनिक एसिड लगता था साथ में। तो देखो, एक बार SO3H पैरा पे आ जाएगा और एक बार मेटा पे, सॉरी ऑर्थो पे। ठीक है, एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे। मेजर कौन सा होगा सर, पैरा वाला होगा। ठीक है, चलिए, तीसरा आता है आपका CH3Cl। अब यहां से ना दो चीजें समझना, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, दो होती हैं, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होती है उसके अंदर एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखो एल्काइल ग्रुप CH3Cl है, इसमें एल्काइल ग्रुप ये है CH3।
ठीक है, तो इसका एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये याद रखियो, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, वो किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो लुईस एसिड हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3। चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों के केस में यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने अपना एल्काइल ग्रुप जो है उसको ऐड कराना है। ठीक है, क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। देखो मान लो अगर इस पोजीशन पे लगा है CH3, तो यहां से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा, है ना। वो जो हाइड्रोजन निकला वो इस Cl को लेके, इस वाले Cl को लेके चला जाएगा, HCl बना देगा, और बॉन्ड में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो एडिशन किसका हुआ यहाँ पे, कौन टेक्निकली मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन था यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल बना CH3, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल CH3 बना। ठीक है, CH3 आया, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया, उसकी जगह पे टिक गया बैठ के। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका पैरा प्रोडक्ट, ये बन गया आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। अगेन सर मेजर वाला कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन समझने के लिए सबसे पहले इतनी चीज समझो कि ये जो आपका इतना पोर्शन होता है ना, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलते हैं भाई एसाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। इस एसाइल ग्रुप को हमने क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन के साथ। यहां पर एक बार आपका पैरा पे और एक बार आपका ऑर्थो पे। यहाँ पर CH3 फ्रेम के अंदर पूरा आया नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये COCH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारे इलेक्ट्रोफाइल ने, जो कि एसाइल ग्रुप था हमारा। एक बार एसाइल लगा पैरा पे, एक बार एसाइल ग्रुप लगा ऑर्थो पे। ठीक है, बात क्या हो गई हमारी यहाँ पर खत्म। मेजर कौन होगा, सर पैरा वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।